नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे वो मुद्दा है लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी की मंथना जारी। दरअसल बीजेपी लगातार हार के कारणों की जांच में जुट चुकी है, हार के कारणों की पड़ताल में जुट चुकी है। इसीलिए आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विरोधी साजिश करने में कामयाब रहे। इन्हें हमने 2019 में नाकाम किया था। हमें सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी। हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। साथ ही बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको किसी भी स्थिति में बैकफुट में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ये साबित किया है वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास की वजह से कहीं ना कहीं चोट जरूर पहुंची है। लेकिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014, 17, 2019 और 2022 में सफलता हासिल करके दिखाई है, आगे भी दिखाएंगे। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार हमको समर्थन दिया है, तो इसका मतलब यह है कि उसने एक विशेष कार्य के लिए यह जनादेश दिया है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां भाजपा की उपस्थिति ना हो। भाजपा की स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यहां पहुंची है। कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जनता को जाति और धर्म में फंसाकर गुमराह किया, अल्पसंख्यक लोगों को नए एजेंडे में फंसाकर उनका वोट हासिल किया। हमारे लिए चुनौती है कि हम उनको बेनकाब करें। इन नेताओं की बातों से लगता है कि यूपी में आने वाली 10 सीटों के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस मामले पर क्या कुछ कहा गया है। गोमती के नदी के तट पर स्थित लखनऊ प्रदेश की राजधानी और इस विशाल कार्य समिति में माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के कोने कोने से आए अपेक्षित कार्यकर्ताओं की यह महासंगम आपके सानिध्य में अत्यंत उत्साहित और ऊर्जा भरा अपने आप को महसूस करता है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है
तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। एक तरफ जब मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी में नंबर 2 पर आकर खड़ी हो गई, इथेनॉल में नंबर 1 पर खड़ी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे आकर के खड़ी हो गई। और एक राज्य आपने कांग्रेस पार्टी को, कर्नाटक को दिया। आज कर्नाटक में फाइनेंस सेक्रेटरी क्या बोलता है कि वी आर कमिंग टू ए डेड एंड, हम एक डेड एंड में आ रहे हैं। देयर इज नो फाइनेंस लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट, कोई विकास के लिए, काम के लिए कोई पैसा नहीं रह गया है। ये चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आप बताइए, आप वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? एक तरफ वो है जो बोलता है कि विकास के लिए पैसे नहीं है, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, 1-1.5 साल हुआ है ऐसी सरकार बने हुए। वहां का चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, कैसी सरकारें चलाते हैं। आप क्या गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भूल गए क्या? चलो आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। लैपटॉप का घोटाला भूल गए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, भूल गए क्या? अनाज का घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये फूड स्कैम हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? ये ग्रेटर नोएडा में लैंड का जो आवंटन हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये पेंशन स्कैम भूल गए क्या? आप बताइए, एम्बुलेंस का स्कैम भूल गए क्या? ये फॉडर का, एनिमल हस्बेंड्री का फॉडर का स्कैम भूल गए क्या? अब आप बताइए, सुशासन और कुशासन में अंतर क्या होता है? कमल खिलता है तो सुशासन आता है, और अगर दूसरे लोग आते हैं तो व्यापारी पलायन करते हैं, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, और घोटाले पे घोटाला होता है। इस तरीके की सरकार बनाती है। एक बात और बार बार कहता हूं, और मैं उसको फिर से यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। देखिए, देश को आगे ले जाने का रास्ता अगर है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए, और ये हमारे ध्यान में बारंबार गूंजता रहना चाहिए दिमाग में कि इसके वाहक हम ही हैं। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए, 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया, कोई भी विचारधारा नहीं है। आप बताइए, आपके यहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए, तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपा करके उस 2020 के 6 जून का, जुलाई का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये तो आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार तो किया ही, साथ ही साथ कहा कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसकी अपनी विचारधारा है।
और कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ समझौता करती है उसका विरोध करती है और जिसका विरोध करती है उसके साथ समझौता करती है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर, इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के नेता तपोष पाल जी, कांग्रेस के नेता ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक सिंह बिसेन जी और राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। तपोष पाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। आज बड़ी बैठक बीजेपी की और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जो आत्मविश्वास था उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने जो कहा है कि आत्मविश्वास होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन सारी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए जो कि आवश्यक है। उसमें संगठन को मजबूत करना भी है, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी है, जन जन तक जो 10 साल में हमारा काम हुआ है वो जन जन तक पहुंचाना वो भी आवश्यक है और सही तरीके से पहुंचाना, क्योंकि लाभार्थी जितने हैं जी, वो अगर सही से हम आंकड़े लोगों तक पहुंचाएंगे और बूथ लेवल तक हम उन चीजों को लेके जाएंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा जी। और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो हमेशा से रहा है और नड्डा जी और योगी जी उस कार्य को कर रहे हैं। जिस तरीके की बैठकों का सिलसिला चल रहा है, देखिए हमेशा से भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि मंथन कब होगा, मंथन होगा कि नहीं। देखिए, हम एक संगठित और कैडर बेस्ड पार्टी है और जब हम कैडर बेस्ड कहते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं का प्रेजेंस ग्राउंड लेवल पे और उनके सारे जो भी दुविधाएं होती है उनको दूर करने के लिए वो पूरी टीम उन सबको लेके एक मंथन होता है और वो मंथन आवश्यक है और वो होता ही है। हाँ, जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जो अभी जो बीते लोकसभा का इलेक्शन रहा है उसमें कुछ जगहों पे हमने जो जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं आ पाई हैं। उसके अलावा जो जहां पर हम अभी बाई इलेक्शंस में गैप हुए हैं जी, उन सब चीजों से कैसे ओवरकम किया जाए जी, उसकी विवेचना और उस पे जो भी चीजें हैं वो चल रही हैं। जी। तपोष पाल जी, अति आत्मविश्वास भारी पड़ा। दूसरी चीज, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अपनी उपलब्धियों को, जो विकास कार्य करवाए, उनको जनता के बीच नहीं ले जा पाए, तो ये नैरेटिव सेट करने में बीजेपी पीछे रह गई। ये गलती तो पूरी बीजेपी की है सर। नहीं, ये गलती नहीं है। ये आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि देखिए, जो 10 साल में हम लोगों ने डिलीवर किया वो मल्टी लेवल पे हमने डिलीवर किया है। अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात करें और डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जिस तरीके से हमने उस पे एक उछाल आया है, आप शेयर मार्केट में भी उसकी प्रतीकात्मकता देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमने स्टार्टअप पे काम किया है जिससे कि रोजगार की संख्याएं बढ़ी है और उसके बाद एमएसएमई सेक्टर में जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था उसमें हम चीजों को आगे लेके गए। ठीक है तपोष पाल जी, मैं सबसे एक बार ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी, दोबारा से विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, उन्होंने तो कहा कि जो बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिनका विरोध करती है उनसे समझौता कर लेती है और जिनसे समझौता करती है उनका भी विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के साथ खड़ी है जी, जो हमारा एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राजनीति की जो लाइन है हमारी, उससे हम कभी टिके नहीं। हमने उन दलों को भी साथ लिया जो हमारी विचारधारा के साथ चले और चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में खामियाजा भुगत रही है। भाजपा जिस फासिस्टवाद के रास्ते पर चल रही है, जिस धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल रही है, 7 राज्यों में भी विधानसभा के उपचुनाव हुए,
इंडिया गठबंधन बना, एनडीए चुनाव हुआ, एनडीए के खाते में 2 सीट आई, एक इंडिपेंडेंट जीता है, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली। आप अयोध्या हारे, आपने आत्ममंथन नहीं किया। इस बार देवभूमि बद्रीनाथ से भी आपके खिलाफ जनादेश आ गया। आप उत्तराखंड की दोनों सीटें हार गए। हिमाचल का परिणाम आपके सामने, वहां कांग्रेस 2 सीटें जीती। इसलिए जनता ने वहां जनादेश कांग्रेस को दिया कि आप वहां की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। जी। इंडिपेंडेंट आज वहां है ही नहीं, इसलिए नहीं कि इंडिपेंडेंट को आप अपने पाले में करके चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। तो जो भाजपा कर रही है कि जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं, इन के सरकारों को गिराने का षड्यंत्र, किसी न किसी बहाने से अस्थिर करने का षड्यंत्र, उसका परिणाम उसके सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया आप सबके सामने है, जनता के सामने है। 7 राज्यों में अभी मैं जिक्र ही कर रहा हूँ कि जो जनादेश है उसको भी भाजपा पढ़ने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही, जो उसका अपना आंतरिक विषय है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से विकास की बात तो केवल नारे में करती है, विकास उसका नारा होता है अखबारों में, विज्ञापनों में, मंचों पे, भाषणों में, करती उसके विपरीत है। जी। इतना बड़ा विकास उसका सामने आया है जो खामियाजा भुगत रही है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का प्राण विग्रह उत्सव मनाया आपने, अधूरे ढंग से मंदिर बना फिर भी आपने मनाया। जी। लेकिन आपका जो विकास का मॉडल अयोध्या था, वहाँ पे रामपथ गमन मार्ग धंस गया, वहाँ पे मंदिर गर्भगृह के सामने की छत रिसाव होने लगी। ये आपका विकास है। अभी मोदी जी कह रहे थे कि हम स्पेशल प्लान से सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन गड्ढे आपके सामने आपको दिख जाएंगे। थोड़ी सी बरसात हुई है, गांव का कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, इन सभी चीजों पर आऊंगी। और आपने 2-3 चीजें रखी है, ध्रुवीकरण की बात आपने की, अयोध्या सीट की बात आपने की, उन पर भी आऊंगी। लेकिन अशोक सिंह जी, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? भूपेंद्र चौधरी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आपको समाजवादी पार्टी का बंटाधार कर देगी, मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगी। अशोक सिंह जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आनंद त्रिपाठी जी, आज बीजेपी ने मंथन किया और सबसे जरूरी बात मैं कहूंगी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, जो लगातार विपक्ष भी एक चीज बीजेपी से कह रहा था कि जो ये अति आत्मविश्वास है ये ले डूबेगा। और आज मुख्यमंत्री ने भी उसी बात का जिक्र किया है कि जो अति आत्मविश्वास था वो एक बड़ा कारण रहा। दूसरा, जो वोटों की शिफ्टिंग हुई अब की बार गठबंधन की वजह से, उसको हम कहीं ना कहीं रोक नहीं पाए। और तीसरा, जो उपलब्धियां थी सरकार की, उसको हम जनता के बीच में नहीं ले जा पाए। देखिए अब बचता क्या, इतनी बातें तो मुख्यमंत्री ने कह दी, सारी असफलता तो बता दी उन्होंने। जी। एक सत्तासीन है 7 वर्षों के मुख्यमंत्री। जी। खैर मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा अब दूसरे नंबर पर है, एक लगभग 30 सीटें अपनी खो चुकी है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को दोष नहीं देना चाहिए। जी। क्योंकि भाजपा अगर सही से कोर्स ऑफ एक्शन को देखे, ये जो डिस्कोर्स चलाने की कोशिश हो रही है कि मंथन हो रहा है, अगर उस पर ध्यान दे तो भाजपा में सिर्फ 3-4 लोगों को मंथन करने की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी को, और 1-2 और लोग हैं उनको, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे का काम लगभग इन्हीं लोगों ने किया। जी। उत्तर प्रदेश में किसी से भी बात कर लीजिए, लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री की टिकट बंटवारे में कोई नहीं चाहिए। जी। दोष क्यों मुख्यमंत्री को? जब जिन लोगों की चली है उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में, या देश भर में जो जिन लोगों ने टिकट बांटा, उनकी जिम्मेदारी है, और वो तय करने बैठ कर के मंथन करने की उन पे कहाँ गलती हुई है। जी। अब ये बाकी लोगों को, कार्य समिति में 3000 लोगों को बुला करके विचार करने से बात नहीं होगा। कार्यकर्ता तो पहले भी पार्टी के साथ था, लेकिन पार्टी उसकी सुन नहीं रही थी। पार्टी में जो नेता लोग थे वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जो डिसाइड कर रहे थे चुनाव को, वो कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि जरूरत नहीं है, हम तो प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। जी। तो जब इस तरह की बातें हो रही थी तो स्वाभाविक है कि उनको नहीं रोका गया। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी के कानों में ये
जी गृह मंत्री जी के कानों में ये बातें नहीं गई होंगी कि कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ताओं के सामने ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, मझोले स्तर के नेता कर रहे हैं। जी ऐसी बातें नहीं है कि इनके कानों में नहीं गई होंगी, जी लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे उस वक्त। जी तो 80 में से 80 की बात चल रही थी। जी एक भी नेता ये नहीं कहने को तैयार था कि 80 में से 79 भी हम जीतेंगे, कोई और भी जीत सकता। जी तो मंथन मेरा समझना, जो मैं समझ पा रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को, कि मंथन करने की आवश्यकता उन लोगों को सिर्फ है जिन्होंने टिकट बंटवारे का निर्णय लिया है। उसमें मुख्यमंत्री की नहीं चली है, ये बात उत्तर प्रदेश और देश में अब सभी को पता चल गया है। तो मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो उस वक्त भी ये बात जान रहे थे और उनकी बातें नहीं सुनी गई। तो जिन लोगों ने टिकट बंटवारा किया है वो इस बात को अपना ध्यान दें और मंथन करें। और मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं है कि भाजपा की हार क्यों हुई है, इसके पीछे कुछ बहुत ही मामूली कारण है। उसमें छोटा सा एक दोष मुख्यमंत्री का भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रशासन के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गए थे, अपने कार्यकर्ताओं से दूर थे। मुख्यमंत्री के सारे विधायक और मंत्री उसी वजह से अपने कार्यकर्ताओं से दूर थे। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं, भाजपा के ही कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। तो जब वो जिलों के दौरों पर जाते थे तो उस जिले के जो भाजपा के जिला अध्यक्ष होते थे, बड़े नेता होते थे, अगर वहां से कोई भाजपा का सांसद है, विधायक है, तो उसको मिलने के लिए जब बुलाते थे तो सारा प्रशासन थे और कहते थे प्रशासन से, डीएम हो, एसएसपी हो और लोग हों, उनसे कहते थे देखिए लखनऊ में मैं कल्याण सिंह हूँ, आपके जिले में ये हमारे कार्यकर्ता कल्याण सिंह है। जी जी ठीक है अशोक जी, पार्टी के लिए जी अशोक सिंह जी, भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, उधर तो भूपेंद्र चौधरी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का बंटाधार कर देगी और जो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसको अपनी तरफ कर लेगी। ये जो गठबंधन कांग्रेस ने किया है ये तो अपने मतलब के लिए समाजवादी पार्टी से किया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के डिबेट में हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। तपोष पाल जी बीजेपी के नेता, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी कांग्रेस के नेता, अशोक सिंह बिसेन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक। अशोक सिंह जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पूछा था क्या कांग्रेस ने जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है? क्या समाजवादी पार्टी का बंटाधार कर दिया है कांग्रेस ने इसलिए आपके साथ गठबंधन किया कि वो आपका जो वोट बैंक है वो अपने पाले मिला सके? ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन जो है एक हम विचारधारा का समझौता है जी। हमारा और कांग्रेस का। क्या बीजेपी के साथ जो है जो गठबंधन किए हैं उनका वोट जो है बीजेपी ट्रांसफर करने के लिए जो है गठबंधन कर रखी है जी। मैं विपक्ष से मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूँ कि जो इतने सारे लोगों से गठबंधन उन्होंने कर रखा है, क्या गठबंधन वाले लोगों से जो है वोट ट्रांसफर करने के लिए कर रखा है? अरे समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है एक दूसरे के विचारधाराओं का जो तालमेल है उस तालमेल के कारण किया गया है। उससे उनको भी फायदा है, हमको भी फायदा है। वो तो एक धर्म है। जो इंडिया गठबंधन जो है बना हुआ है वो एक धर्म के तहत बना हुआ है। सबकी एक विचारधारा जो है इकट्ठा होके हम लोग जो है सत्ता पद से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी अशोक सिंह जी, आप तो विचारधारा की बात कर रहे हैं कि गठबंधन एक विचारधारा का बना है, लेकिन जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों की कोई विचारधारा है ही नहीं। हाँ, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, इसीलिए तो जेपी नड्डा जी अब जो है अब की बार जो है इनका जनता ने इनकी विचारधारा का ही सफाया किया है। यही अहंकार, यही इन लोगों का जो है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अपेक्षा और इनका अहंकार
और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो है जनता के बीच में जो रोष था, उसी रोष के कारण आज जो है एक खामियाजा भुगते हैं और आगे भी जो है भुगतने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जिसके नाम पर ये बीजेपी जो है राजनीति किया करती थी, राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया है और उधर जो है काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ में भी जो है इनका जो है भोलेनाथ ने भी साथ छोड़ दिया है। तो जब राम और भोलेनाथ नहीं इनके साथ रह गए तो अब जनता जो है इनके साथ रहने वाली नहीं है। अब इनको जो है रास्ते पे रास्ता दिखाने जा रही है और रास्ता दिखा के इनको खड़ा कर दिया है ऐसे चौराहे पे जहां जनता जो है इनको अब पहचान चुकी है, इनके चाल चरित्र को जो है भली भांति पहचान चुकी है। जी तपोष जी, वो तो कह रहे हैं, जो अशोक सिंह जी है वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा को जनता ने हरा दिया, पहले फैजाबाद के अंदर और अब बद्रीनाथ के अंदर जो बाईपोल के जो बाई इलेक्शन हुए थे बाईपोल के, उसमें तो वो तो आप पर कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा को अब की बार जनता ने हराया है। जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया है अब की बार बीजेपी को कि किस तरीके से उसको आगे की चीजों के बारे में सोचना होगा। और साथ ही साथ जो ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। देखिए, अभी अशोक सिंह जी के स्टेटमेंट को देखिए तो उन्होंने क्या बताया कि एक धर्म के तहत इंडिया गठबंधन बनाया गया जी। तो धर्म बताते क्या है, दूसरा है फायदे में हम भी रहेंगे, फायदे में वो भी रहेंगे। उनके शब्दों को आप सुनिए ध्यान से, ये फायदे का गठबंधन है जी। और इन्होंने एक धर्म को कोट किया है। अहंकार की ये बात कर रहे थे, अहंकार तो इनमें दिख रहा है भाई। 99 मिला है आपको, 100 में से नहीं, 99 मिला है आपको 543 में से। मंथन आपको करने की आवश्यकता है, ये हमारे ऊपर चढ़े चले आ रहे, हरा दिया हमने, हरा दिया। सत्ता में कौन है, कौन संभाल रहा है इस समय? 303 का आंकड़ा हमने पार किया। एनडीए एज अ गठबंधन हमने कितना बढ़िया रिजल्ट किया। 3 साल के बाद आप मनमोहन सिंह की सरकार को देख लीजिए, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद उन्होंने जब तीसरे क्रम के लिए इलेक्शन लड़ा तो 51% सीटें वो गवा दिए थे जी। हमारी आप उठा के देख लीजिए, केवल वोट परसेंटेज में हमारे 38% की कमी आई है, लेकिन फिर भी हम सरकार बना ले गए। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपने साथ रखने में और जो हमारी आइडियोलॉजी थी और जिस घर्रे पे हम चले उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये कह रहे राम राजनीति का विषय कभी रहा ही नहीं है। हमारे लिए राम एक धर्म है, वो सबसे बड़े राजा हैं, सनातन के राजा हैं। राम को अगर राजनीति में कोई खींच रहा है और धकेल रहा है, वो ये 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जी। आपने राम को राजनीति मुद्दा बनाया क्यों? अगर प्राण प्रतिष्ठा में आप जाते तो ये आप ना जाके उसको राजनीतिकरण किए जी। आप जाते, वो न्यूट्रल रहता। आपने उसको एक धर्रे पे खींच के लेके आए हैं राम मंदिर की प्रतिष्ठा। और आज की डेट में कांग्रेस और सपा की हालत देख लीजिए, वो बार बार घूम के एक ही बात कह रहे हैं। फैजाबाद की सीट हरा दिया हमने, फैजाबाद तो नाम ही नहीं ले रहे। फैजाबाद की सीट को ये अयोध्या की सीट बता रहे हैं जी। तो भाई कब ये नाम चेंज हुआ फैजाबाद की सीट अयोध्या में? ये बता दीजिए। अयोध्या की जो एमएलए सीट है, असेंबली की सीट है, वो तो हम जीते हुए हैं। तो फिर से झूठ आप बोल रहे हैं, अहंकार आप में दिख रहा है। आप राम के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ा दुखद है। आपको किसने कहा है कि राम को यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करना कि हमने मंदिर बनाया तो हम हार गए, इसका मतलब हम राजनीति में जिसका हमने सहारा लिया वो हार गए? ये भाई हमने कब सहारा लिया ये बताइए? वो आस्था का विषय है और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आज भी हम दर्शन करने जा रहे हैं, पहले भी हम दर्शन करने जाते थे। और आपको अगर राजनीति इसमें दिखती है तो आपने क्यों नहीं बना लिया पहले से राम मंदिर? आप श्रेय लेते हैं उसको। दिक्कत इस बात की है कि ये जो गठबंधन बना है, इसमें इनके 3 वर्ड्स उठा के देख लीजिए, धर्म, फायदा और अहंकार। ये तीनों इनमें है। ये तुष्टीकरण के तहत अपने साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तुष्टीकरण, फायदा देखते हैं ये एक दूसरे का, कहाँ से क्या फायदा मिलेगा वो देखते हैं। अहंकार, आत्मचिंतन आपके अंदर होना चाहिए। आप थोड़ा सा तो शर्म करिए जी। सर, आपकी सीट आई है 99, आप 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए और पूरा मिला लीजिए तो 200 कुछ सीटें आई हैं। 240 सीटें हमारी सिर्फ है,
वो भी तीसरे बार जब हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी ठीक है तपोष पाल जी। ज्ञान प्रकाश जी, मंथन तो कांग्रेस को भी करना पड़ेगा क्योंकि ये हकीकत है, लगातार 3 बार के चुनाव और जो कांग्रेस है वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, तो मंथन तो आपको भी करना होगा सर। आपको भी सोचना होगा कि क्या रहा जो लगातार 3 बार कांग्रेस 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही। जो कभी कांग्रेस पार्टी 400 के आंकड़े को पार कर चुकी थी, उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वो 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का वाला काम आप इतिहास उठा के देख लें तो हमने सत्ता की राजनीति कभी नहीं की जी। हमने जब भी राजनीति की, देश की राजनीति की, हमारा धर्म भी राष्ट्र धर्म रहा और सभी धर्मों को मानने वाला धर्म ही राष्ट्र धर्म होता है जी। हमने सत्ता की तिलांजलि दी। इन्हें नहीं पता है, इन्हें कोई दर्द नहीं है। ये उस समय आजादी का जब दौर चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो उस समय भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जनसंघ खड़ी थी, आरएसएस खड़ी थी। ये क्या जाने आजादी के मूल्य क्या है, ये क्या जाने कि राजनीति में त्याग और बलिदान क्या होता है। हमने इंदिरा जी की शहादत दी इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए। हमने श्रीलंका में, जिनको पता ही नहीं होगा एबीसीडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विषय में नहीं जान पाएंगे, जब श्रीलंका में अमेरिका ने ये कहा कि हम वहाँ पे अपने सैनिक भेज रहे हैं शांति समझौते के नाम पर, तो उस समय राजीव गांधी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तुरंत विवेक का परिचय दिया कि उसके सैटेलाइट अगर 30 किलोमीटर दूरी पर भारत अमेरिका की सीमा पर दूरी पर लग जाते तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर असर आता, इंटरनल पॉलिसी पर असर आता। अविलंब शांति सेना को राजीव गांधी जी ने भेजा और आपने देखा कि राजीव गांधी को भी इस देश के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पड़े। भाजपा का एक नाम ही बता दे जहाँ खरोच भी आई होती थोड़ा सुनना पसंद करिए। सुनना आपको मैंने बड़े ध्यान से सुना, आप धैर्य रखिए। यही भाजपा में कमजोरी है कि आप इतनी तानाशाही पुतर आए हैं, आप इतने अहंकार में अभी भी डूबे हुए हैं कि आप दूसरे को सुनने नहीं चाहते, न संसद में सुनना चाहते, न बात सुनना चाहते। जनता ने फैसला किया है कि अब आपको सुनना पड़ेगा, तो धैर्य रखिए, सुनिए आप। तो हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की और भगवान राम, भगवान शिव, हमने उनके प्रति आस्था रखी। हमने उनका व्यापार नहीं किया आपके तरीके से, हमने उनको घुमाया नहीं पूरे देश में वोट बैंक के लिए। अगर आप भगवान राम के प्रति आस्थावान होते तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आपको इतनी जल्दी में होती कि आप आधे अधूरे मंदिर को उत्सव के रूप में मनाएं। आस्था तो आपकी बहुत अच्छी है, आपकी आस्था आडवाणी जी के प्रति देश के सामने है, मुरली मनोहर जोशी के प्रति आपकी आस्था देश के सामने है। कभी आप मानते थे ना कि आडवाणी जी हमारे शिखर के नेता हैं, जोशी जी शिखर के नेता हैं। आडवाणी जी आज कहाँ हैं, जोशी जी कहाँ हैं? तो आज आपने ज्ञान प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी से क्या कोई रामलला के दर्शन करने गया है प्राण प्रतिष्ठा के बाद? कांग्रेस पार्टी से रामलला का दर्शन किया गया है। राहुल गांधी गए हैं सर, प्रियंका गांधी गई है सर। मैं बता रहा हूँ, जिन रामलला के विकास की बात भाजपा आज कर रही है, तो रामलला में जो परिक्रमा मार्ग बना हुआ है पुराना, वो कांग्रेस के सरकार ने बना था। प्रमोद तिवारी जी उस समय उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री थे। उस समय उसकी आधारशिला रखी गई और उसी समय राम परिक्रमा मार्ग बना। ज्ञान प्रकाश जी ठीक है, जो क्या कांग्रेस ने किया बढ़िया किया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आपने एक बात रखी कि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। क्या कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी रामलला के दर्शन करने गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद? चलिए आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, आपने इन्विटेशन को स्वीकार नहीं किया, उसके बाद गए आप लोग? उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल की नेता अभी तो चले जाइए, अभी भी आराधना मिश्रा मोदा जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल की नेता हैं, नहीं जाएंगे भाई, वो दर्शन कर रहे जाएंगे। तो सर मैं सेंट्रल लीडरशिप की बात कर रही हूँ सर, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी जिन्होंने संसद के अंदर भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई और कहा था कि जो बीजेपी, उन्होंने ये बाद में बोला था जब वहां से प्रधानमंत्री ने रिबटल किया, उसके बाद बोला कि मैं बीजेपी की बात कर रहा था। जिस धर्म की आप बात करते हैं, क्या सेंट्रल लीडरशिप उस धर्म के आधार पर गई रामलला के दर्शन करने? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का भी स्पष्ट मानना है कि अयोध्या में जब देश के चारों पीठ के शंकराचार्य
ये सुनिश्चित करेंगे। सर चारों शंकराचार्य सर 2 शंकराचार्य ने अपनी सहमति जताई है। सर नहीं, चारों शंकराचार्य का नाम मत लीजिए, 2 शंकराचार्यों ने अपनी सहमति जताई है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए। देश के शंकराचार्यों धर्माचार्यों ने उस समय भी मोदी जी को ये आगाह किया था कि आप बिना मुहूर्त के, बिना साइज के, बिना ज्ञान प्रकाश जी 2 शंकराचार्यों ने अपनी सहमति जताई थी प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस दौरान। सर नहीं जताई थी। सर जताई थी। अपनी फोटो फ्रेम सामने करना था, लोकसभा चुनाव में भगवान राम को बेचना था, इसलिए मोदी जी वहां पहुंचे। उस समय भी एक सलाह आई थी मोदी जी की सरकार के सामने, अगर शंकराचार्यों को बुला ले तो बड़ी अच्छी बात है, अयोध्या के मंदिर के पुजारियों से इसको करा दे, आप भी बैठिए, कोई रोक नहीं रहा है। या फिर भारत की सर्वमान्य राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बुला के उसका उद्घाटन कराएं। कांग्रेस भी शामिल होगी, सपा भी शामिल होगी, बसपा भी शामिल होगी, सभी धर्मों के धर्माचार्य शामिल होंगे। लेकिन मोदी जी को उस समय भी अपनी फोटो फ्रेमिंग ज्यादा प्राथमिकता में दिखी। भारत की राष्ट्रपति तक को उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। भारत की राष्ट्रपति बाद में दर्शन करने के लिए वहां पहुंचने की स्थिति में आई, लेकिन मोदी जी को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले केवल इस देश में मेरे नाम पर सरकार चल रही है, मेरी तानाशाही चलेगी। वो समझ रहे थे सीबीआई, ईडी, प्रवर्तन दल उनको पूर्ण बहुमत में भाजपा को ला देगी। आप 240 की बात में बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं। राजनीति में अगर पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल सिस्टम में नैतिकता का तकाजा क्या है? अगर बहुमत से आपको 1 सीट भी कम मिली तो आपको सरकार नहीं बनाना। लेकिन आप सत्ता के भूखे हैं, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के बिना आप जी नहीं सकते, इसलिए आपने ये 3 प्रकार सरकार बना ली। आप सहयोगी दलों को कांग्रेस से नुकसान हो। ठीक है ज्ञान। आपने कहा सहयोगी दलों से कांग्रेस सहयोगी दलों का नुकसान कर रहे हैं। मेरे भाई हमें क्या किया? ठीक है तपोष पाल जी आपके पास भी आऊंगे, एक बार ज्ञान प्रकाश जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बहुत दिन आपके साथ रहे, आपने उनकी पीठ पे छुरा भुकवाया, आपने वहाँ सरकार को गिरा दिया। चंद्रबाबू नायडू के साथ आपने क्या क्या नहीं किया था, नीतीश कुमार जी के साथ आपने क्या क्या नहीं किया था। आपके तो दरवाजे बंद हो गए थे एक समय में नीतीश जी के लिए भाजपा में, एक समय में आपके दरवाजे चंद्रबाबू नायडू जी के लिए बंद हो गए थे। आप झुक के आज उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी सारी शर्तें मान रहे हैं। संसदीय परंपराओं को ताक पे रख के आप कह रहे हैं कि हम डिप्टी स्पीकर सिर्फ सहयोगी दलों को देंगे। तो आपने लोकतंत्र परंपरा का पालन में कोई आस्था नहीं। आप तो डिक्टेटरशिप हो और डिक्टेटरशिप के आधार पे। तपोष पाल जी 1 मिनट, तपोष पाल जी आपसे भी काउंटर लूंगी 1 मिनट। सर अशोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन ठीक है उत्तर प्रदेश में भी है, एक अच्छी एक कहूंगी ट्यूनिंग जो है राहुल गांधी और अखिलेश की देखने को मिली थी लोकसभा चुनाव के टाइम पर, और वो अभी भी बरकरार है, अच्छी चीज है। आपने इतनी सीटें जीती उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन जो लगातार बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी की वोट शिफ्टिंग, क्या अंदर खाने में कुछ ऐसी चीजें चल रही है? बिल्कुल हमारा गठबंधन मजबूत है और स्वस्थ गठबंधन है जो चलेगा। हम बीजेपी की तरीके से जो है ठगबंधन नहीं करते, हम गठबंधन किए हुए हैं, उसका एक धर्म है, उसका निर्वहन कांग्रेस भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। उसका उदाहरण जो है हम लोकसभा में जो है वो आईना दिखाने का काम जो है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जो है और अन्य पार्टियों ने मिलकर भाजपा को दिखाने का काम किया है। और उसका उदाहरण अभी तत्काल में जो है चुनाव हुआ है जिसमें इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीतकर जो है एक आईना दिखाने का काम किया है। आज जो इनका मंथन हो रहा है, मंथन किस बात का कर रहे हो? ठगबंधन का मंथन कर रहे हो? आपके जो सहयोगी जो है राजभर कभी गाली दिया करते थे, वो अब आपके आज जयकार कर रहे हैं, उनके साथ आप उनका वोट बैंक अपनी तरफ करने का काम कर रहे हो। संजय निषाद का वोट बैंक अपनी तरफ करने का काम कर रहे हो। अनुप्रिया पटेल का जो है पटेल वोट जो था, वर्मा वोट जो था, वो बीजेपी जो है एक गुरबा बना के जो है जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया था जो है जी, उनको बना के अनुप्रिया जी के पार्टी को तोड़ना चाहते थे। लेकिन अनुप्रिया जी जो है
मजबूत थी, इसलिए जो है वो जो है उनका गठबंधन बचा रह गया। आज जो है बीजेपी दूसरे के ऊपर सवाल उठा रही है। अशोक जी, यहाँ पर सभी पार्टियां एक जैसी हैं। आप एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं। आप भी कल जिनका विरोध करते थे आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। कल जिन पर आप आरोप लगाते थे आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। और आपने गठबंधन में बाकी पार्टियों की बात की। अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वहां पर कैसा गठबंधन है सर? पंजाब के अंदर कैसा गठबंधन है सर? दिल्ली के अंदर अभी विधानसभा चुनाव, उसके अंदर कैसा गठबंधन है सर? नहीं, गठबंधन है जो भाई वो गठबंधन है और रहेगा सर। पश्चिम बंगाल में कैसा गठबंधन है, मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल में गठबंधन कैसा है सर? पंजाब के अंदर कैसा है? भाई जो वहां पर जो है वो मजबूत है, वो नई गठबंधन में जो है गठबंधन के साथ लड़ना चाहते तो लोगों को आजाद है। तो ये तो सर जो आप गठबंधन लगातार गठबंधन कह रहे हैं, ये तो जनता के साथ धोखा हुआ ना सर। केंद्र में साथ है, विधानसभा चुनाव में आप अलग हो गए, पंजाब के अंदर आप अलग लड़ रहे हैं, केंद्र में आप साथ है। भाई हम कह रहे हैं जहां हमारी बातचीत, जहां हमारे समझौते हैं वहां हम साथ हैं। जहां समझौते नहीं है भाई, कोई अकेले लड़ना चाहता है तो अकेले लड़े। तो ये तो जो तपोष पाल जी ने जो बात कही है कि जो ये गठबंधन है धर्म के आधार पर अपने फायदे के लिए बना है, अपने अहंकार में बना है सर, ये तो आपकी बातों से साफ पता चल रहा है। आप ही कह रहे हैं ना कि जहाँ पर समझौता हो गया वहां पर कर लिया, जहाँ पर नहीं हुआ वहां पर नहीं किया। भाई पक्ष हो या विपक्ष हो, हर आदमी जो है अपने फायदे के लिए गठबंधन करता है। फायदे के लिए देखा खुद ही बता। भाई बीजेपी ने जो है भाई धंधा चला रहे हैं ना, ये कुछ जनसेवा। तपोष पाल जी एक मिनट रखा है तो अपने फायदे के लिए हित कर रखा है। उत्तर प्रदेश में राजभर से फायदे के लिए गठबंधन किया था, अनुप्रिया पटेल से फायदे के लिए गठबंधन किया था, ठीक है सर, ठीक है, गठबंधन किया था। ठीक है अशोक जी, ठीक है। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जब हम मंथन की बात करते हैं, बीजेपी ने जो मंथन किया है सर, आपको क्या लगता है, क्या ये जैसा कि आपने भी बताया कि टिकट का जो बंटवारा था उसका एक बड़ा कारण रहा। दूसरा आपने कहा कि जो स्टेट लीडरशिप है उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उसको तरजीह नहीं दी जा रही है, और जो सारी चीजें हैं टिकट बंटवारे से लेकर और बाकी जो तमाम मुद्दे हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप की जो है वही चल रही है। सेंट्रल लीडरशिप ही तय करती है आगे क्या होगा। जो राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य की जो लीडरशिप होती है बीजेपी की, उसको दरकिनार किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, हम कह रहे हैं कि किस बात के जो है मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक भी टिकट जो है संगठन का कोई व्यक्ति बता दे हमारे कहने पे उत्तर प्रदेश में एक सीट लड़ाई गई है। आज जो है मंथन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बताएं उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी ने इनके कहने पे कौन सा टिकट दिया। हम कह रहे हैं वहां पर सिर्फ डिक्टेटरशिप, भाजपा में सिर्फ डिक्टेटरशिप है। वहां दो आदमी की चलती है, या तो मोदी की या तो जो नहीं कि अमित शाह की जी। दो के अलावा तीसरे की वहां कोई बात सुनने वाला नहीं है। कार्यकर्ता इतना निराश है कि उनका कार्यकर्ता जो है भाई, हम कह रहे हैं कोई कार्यकर्ता, इनके नेता जो है उत्तर प्रदेश में सारे नेता इनके विरोध कर रहे थे जी। किसी भी कैंडिडेट का साथ नहीं दिए, जिसका खामियाजा जो है बीजेपी जो है भुगती और आगे भी भुगतने जा रही है। इनका मंथन अब कोई काम नहीं करेगा। इनका पन्ना प्रमुख अपने घर बैठ गया है, अब कोई प्रमुख नहीं है इनके पास जी। इनका जो है संगठन का कोई व्यक्ति जो है इनके कैंडिडेट के साथ नहीं है जी। अभी इनका मंथन, जब किसी का सम्मान ही नहीं है, इनकी पार्टी में ना विधायक का सम्मान है, ना विधायक का जो है इनके अधिकारी सुन रहे हैं, ना कार्यकर्ता को सुन रहे हैं, तो भाई किस बात की जो है मंथन कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को ये जो है ताकत दे, तब जो है जीतने की बात करें। दूसरे गठबंधन पर तब सवाल उठाने की बात करें। हमारा गठबंधन जो है, गठबंधन धर्म जो है, हमारी विचारधारा एक है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है अशोक जी, मैंने आनंद जी से सवाल पूछा था, हालांकि आपने बोला ठीक है। आनंद जी, मैं आपसे वही सवाल लेती हूँ कि
किस तरीके से बीजेपी ने जो मंथन किया है उसमें क्या कुछ मुद्दे अभी भी छूटे हैं? जैसा कि आपने भी कहा कि स्टेट लीडरशिप को तवज्जो नहीं दी गई। स्टेट लीडरशिप को ना ही तो टिकट बंटवारे के दौरान पूछा गया, ना ही बाकी मामलों पर उनसे राय ली गई या उनसे किसी तरीके के समीकरण में उनसे साथ दिया गया। तो क्या ये सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी हमेशा कहती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस, जो एक बीजेपी के बारे में कहा जाता था, अब वो डिफरेंस कहीं दिखता नहीं है सर? हाँ नहीं, ठीक बात है आप कह रही है। जो देखिए कैसे दिखेगा जब बीजेपी और की तरह हो गई। बीजेपी ने खुद जाति का खेल खेला, एक ढंग से देखा जाए जी। निषाद पार्टी से समझौता किया, राजभर की पार्टी से समझौता किया, और अलग अलग मतलब जातियों के हिसाब से जब बीजेपी अपने निर्णय तय करने लगी। बीजेपी तो हिंदुत्व, उसका मुख्य आधार हिंदुत्व था। वो हिंदुत्व की ओवरऑल बात जाए वो जातियों में फंसती चली गई। महाराष्ट्र में देखिए मराठा मुख्यमंत्री बने, इसलिए अपने एक परफॉर्मर व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस को मजबूर किया। जब सरकार बनने की स्थिति थी तो मराठा जाति में भाजपा की पैठ हो जाए, इसलिए शिवसेना से आए एक व्यक्ति जो 40 विधायकों को लेकर के आया उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो मराठा जाति से आते थे। और देवेंद्र 5 साल बहुत अच्छी सरकार महाराष्ट्र में चलाए थे और पूरे वर्गों के नेता बने थे, और मराठाओं को छोड़ करके उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो भाजपा खुद जातियों में फंस गई पिछले 6-7 सालों में। आनंद जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगी। आपने महाराष्ट्र का चूंकि आपने जिक्र किया है, जब वहां पर एनडीए की सरकार बन चुकी थी, वहां पर शिवसेना आ चुकी थी, उसके बाद जब अजीत पवार आते हैं तो ये सवाल भी उठे थे, जब बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो अजीत पवार को उसमें शामिल करने की अब जरूरत कहां से पड़ गई? ये सवाल भी उस वक्त उठे थे सर। पर मराठा वोट लाने का जो भरोसा दिखाया था पार्टी ने, उसे लगा वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और मराठा जोड़ लो। तो अजीत पवार जैसा एक व्यक्ति जोड़ा गया जिसके ऊपर खुद भाजपा के लोग आरोप लगाया करते थे। अब कार्यकर्ता क्या जवाब देंगे? देखिए, जो विचारधारा की लड़ाई सड़कों पर लड़ते हैं वो कार्यकर्ता लड़ते हैं, और जब कार्यकर्ताओं को आप इस तरीके से उनके सारे हथियारों को कुंद कर देंगे, ऐसे लोगों को ले आकर के बिठा देंगे। आप अजीत दादा पवार जिनके ऊपर आप हजारों करोड़ रुपए के गबन का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उन्हें ले आते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और वित्त मंत्री बना देते हैं। तो मतलब मैं जो मूल बात कह रहा था, भाजपा पार्टी विद डिफरेंस इस चुनाव में इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वो जातियों का खेल खुद खेल रही थी कि इस जाति का यहाँ पे जोड़ लो, उस जाति का वहाँ पे जोड़ लो, जबकि भाजपा की मूल विचारधारा हिंदुत्व था। तो अगर वो हिंदुत्व को ध्यान में रख करके बात करती तो ये जो स्थिति आई है वो नहीं आती। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश में चाहे कहीं भी हो, अमित शाह जी फेल हुए हैं अपनी रणनीति में, ये कहीं चर्चा का विषय नहीं है, भाजपा में भी नहीं है, बाहर मीडिया में ये चर्चा नहीं करती। और जबकि इस पूरे चुनाव के सारे प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह जी हुआ करते थे। ठीक आनंद जी, आपने जो सवाल पूछा है उसका काउंटर ले लेती हूँ तपोष पाल जी से। तपोष पाल जी, जो आनंद जी ने पूछा कि बीजेपी की जो छवि है वो हिंदुत्ववादी है, उसको छोड़कर आप बीजेपी जाति में मुसलमानों के वोट बैंक को अपनी तरफ लेने के लिए ये सारी चीजें करती नजर आई, और उसकी वजह से जो उसका कोर वोटर था बीजेपी का खुद का, वो छिटक गया। और दूसरी चीज और एड ऑन कर दूं सर इसमें, जो अशोक सिंह जी ने कहा कि अगर बीजेपी हम पर आरोप लगाती है कि हम अपने फायदे के लिए गठबंधन बनाया, तो एनडीए भी फिर फायदे के लिए बना है। देखिए, दो चीजें हैं। अभी आपने गठबंधन की मैं बात बता देता हूं। अगर एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को देखा जाए तो ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, साथ में ये मिलकर लड़े थे और बुरी तरीके से हारे थे। इस बार ये फिर से साथ में आए, और इनके गठबंधन की हिस्ट्री देख लीजिए। एसपी समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये आपस में लड़ी और वापस आ गए बुआ बुआ करके, वो हार गए। आज बुआ कहीं नहीं दिखाई देते हैं इनके साथ। ये वापस आए, राहुल गांधी के साथ ये अटैच हुए, कहां तक पहुंचे? अच्छा, दिन भर ये रट लगाए पड़े हैं। अयोध्या की सीट हार गई है, अयोध्या की सीट हम जीत गए हैं, अयोध्या के राजा अवधेश हैं, और अवध का पूरा जो है राजा ये अपने जो फैजाबाद की सीट से जीते हुए व्यक्ति हैं उनको बना रहे हैं। तो भाई राम मंदिर भी दर्शन कर लीजिए, भगवान राम लाला तो वहाँ विराजमान है ना।
वो तो छोड़िए, ये कर्नाटका में जो रामनगर का नाम है, जहाँ पे भगवान श्री राम के नाम पे ये नगर बसाया गया था, उसका नाम चेंज करने पे लगे हुए हैं ये। और ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए और सब लोगों को चिढ़ाने के लिए ये बार बार ये जो है ये दिखाएं कि हम अयोध्या की सीट जीत गए। अब भाई किस चीज का आशीर्वाद आपको मिला? गोली चलाने का राम भक्तों पे, उसका आशीर्वाद मिला है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी का मैं रिप्लाई दे दूं। देखिए, शांति सेना जो भेजा गया था, विदेश नीति आपकी जीरो है, आप हमेशा से विफल रहे हैं। कितने अवार्ड्स मिले हैं आपको? जितने देशों के अवार्ड्स मिले हैं आप उनको जोड़ लीजिए। केवल अकेले मोदी जी को इन 10 सालों में 15 से ज्यादा, अभी रिसेंटली रशिया ने अवार्ड दिया है उनके सबसे बड़े अवार्ड को। तो आप विदेश नीति कितना जानते हैं वो आप थोड़ा सा जान लीजिए आप। और आपके विदेश के जो सबसे बड़े नेता थे सैम पित्रोदा, उसको आपको चुनाव के बीच में निकालना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले फिर से आपने उनको ले लिया। वो पूरे के पूरे देश को अफ्रीका, तो पुष्पाल जी सैम पित्रोदा पर उस तरफ डिबेट को नहीं ले जाएंगे सर, वो डिबेट में बहुत लंबा खिंच जाएगा सर, बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं थोड़ी चीजें बोल रहा हूँ, मैं इनको रिफरेंस दे रहा हूँ बस जी। दूसरी चीज है, आप धर्म के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्यों बनाया आपने जी? आपने माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाया? इसका मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को लेके आप राजनीति कर रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार का जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें भी आपने यही कहा कि हम जो है हिंदुओं से जमीन और जायदाद लेके हम उसका सर्वे कराएंगे और लेके हम जो है ज्यादा बच्चों वालों को दे देंगे जी। तीसरी चीज बता रहा हूँ, ये बार बार आडवाणी जी की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं कि वो हाशिए पे चले गए। अभी तक 10 साल तक जो विपक्ष के आपके नेता थे अधीर रंजन, वो इस बार इलेक्शन हार गए। आपको शर्म नहीं आती? वो कहाँ पे है? आपने उनको याद किया? वो जीवित है। अशोक सिंह जी, संविधान की बात प्लीज अभी इस मुद्दे पर बातचीत नहीं चल रही है सर, प्लीज। पुष्पाल जी बोलिए। कहाँ पे रखा है बताइए ना? हाशिए पे आपने अपने विपक्ष के नेता को डाल दिया। अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ। देखिए चक्कर क्या है, ये चाहे इनके पूर्व प्रधानमंत्रियों की हिस्ट्री ले लीजिए, ये यहाँ भी सरदार पटेल जी के जो बड़े स्टैचू बने हुए हैं उसमें भी नहीं गए हैं कभी। इनके लिए सबसे बड़ा गांधी परिवार है और गांधी परिवार के लोग हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी चल नहीं सकती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक चीज और बता दीजिए भाई, यहाँ एसपी भी बैठी हुई है, कांग्रेस भी बैठे हुए हैं और भी जितने विपक्ष के नेता हैं, आप लोग पूरे पिछले 5 साल का देख लें तो अदानी अंबानी इतनी गालियां दी, मुंह उठा के उनके शादी में खाने पहुंच गए। आपको शर्म वगैरह है कुछ? आपने जिस व्यक्ति को गाली दिया परिवार समेत आप वहाँ खाना खाने पहुंच गए। अदानी अंबानी पानी पी के गालियां दिए हैं आप। ठीक है। और इनका जो है तेजस्वी यादव का स्टैंड रहा है। और आपका क्या स्टैंड रहा है भाई? अभी बुलाया तो खाने पे चले गए और लालू परिवार को पूरा लेके गए हैं। परिवार धर्म वगैरह है कुछ? आप हरेक जगह चक्कर ये है कि फायदा देखते हैं। आपके साथ दिक्कत ये है कि हरेक जगह आप पैसा देखते हैं, फायदा देखते हैं और इसी फायदे के तहत आपका ये परिवारवाद चला आ रहा है। आपने ठीक है। तब पुष्पाल जी, ज्ञान प्रकाश जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे फिर से पूछना चाहूंगी। बीजेपी ने मंथन कर लिया है, कांग्रेस को सर, हालांकि उत्तर प्रदेश में आपका अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन मंथन की तो जरूरत आपको भी है। फिर से पूछ रही हूँ, क्या कांग्रेस मंथन करेगी कि आखिरकार तीसरी बार 100 के आंकड़े को पार क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस लगातार मंथन करेगी, नहीं करती आ रही जी। कांग्रेस इस बात का मंथन कर रही है जी कि किस तरीके से इस देश के संविधान की सुरक्षा की जाए जी। कांग्रेस इस बात के लिए मंथन कर रही है कि किस तरीके से चुनी हुई सरकारें जो विपक्ष की हैं उनको अपदस्थ करने की मोदी सरकार की तानाशाही को रोका जाए जी। कांग्रेस इस बात का मंथन कर रही है कि किस तरीके से भाजपा ने नौजवानों को जो नौकरी देने का झांसा दिया, किसान जिस तरीके से उसके राज में आत्महत्या कर रहे हैं, एमएसपी को किस तरीके से भाजपा नहीं ला रही, उसे किस तरीके से हम ला सके, इस सरकार को मजबूर कर सके, कांग्रेस इस बात का मंथन कर रही है। मैंने पहले ही क्लियर स्टैंड रखा है कांग्रेस का कि हम सत्ता की राजनीति नहीं किया करते और सत्ता की हम राजनीति
कर भी नहीं रहे। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस करने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।